गुड मॉर्निंग। 10 के धंधा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे। हमारे साथ शो में आशीष बहेती और प्रकाश काबा सर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे। इसके अलावा नतीजों पर फोकस करेंगे। कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक चंद्रा से करेंगे बातचीत। और उसके अलावा मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सब पर होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक रुख करते हैं। मार्केट में इस समय देखिए आप बैंक निफ्टी में अब रिकवरी आ रही है। लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी 51,800 को होल्ड करके कल जहां से रैली शुरू हुई थी बैंक निफ्टी की, वहीं से उस लेवल को होल्ड करके अब रिकवरी यहां पर, हालांकि अभी भी इंडेक्स डाउन है लेकिन 51,814 से रिकवरी आई और अब 350 पॉइंट नीचे हम। लेकिन आज की हाईलाइट है ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप मार्केट। देखिए आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन 4.7:1, ऑलमोस्ट 5:1। ऐसी एडवांस डिक्लाइन हमने पूरे अक्टूबर में देखी नहीं है। आंखें तरस गई हैं ऐसे एडवांस डिक्लाइन के लिए। वीरू, कल मैं आपको मिस कर रहा था क्योंकि परसों की ब्रेड को आपने केकड़ा बताया था। कल मैं सोच रहा था कि वो क्या था, वो ऑक्टोपस था या मगरमच्छ था, क्या था। लेकिन आज एकदम बहुत ही एक क्लियर कट मार्केट ब्रेड का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। जी, अच्छी मार्केट ब्रेथ, और जैसे कि अनुज ने कहा और वो टर्म अच्छी लगी कि पूरे अक्टूबर में पहली बार ऐसी ब्रेथ देखने को मिल रही है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ पे कॉल्स ले लेते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। छोटी दीपावली की आपको शुभकामनाएं। बताइए आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी फेस्टिविटीज टू एवरीवन। और मेरा जो कॉल इस वक्त रहेगा उसमें एक टाटा स्टील रहेगा। मिड कैप पार्टी में तो है ही मूवमेंट, लेकिन उसकी बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी चैनल पे हुई है, तो हम टाटा स्टील के साथ जाएंगे। टाटा स्टील 150 के ऊपर अगर अपने आप को सस्टेन करने लगता है फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पे 156 तक की मूवमेंट पॉसिबल है इन अ डे और टू। तो यहाँ से 148 के एसएल के साथ टाटा स्टील के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और टारगेट रखेंगे 155 एंड 156। और दूसरा जो मूवमेंट अच्छी तरह से जहां आ रहा है दैट इज अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, तो उसमें अदानी एंटरप्राइज पे नजर रखेंगे हम। एवरी डिप वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, और ये काम है जब तक 2880 के ऊपर सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो इसको भी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है जो, और इसका टारगेट हो सकता है 2980 तक। ये रचना जी की पिक्स। टाटा स्टील में आज मोमेंटम है। अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी ट्रेड्स? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को दीपावली की काफी हार्दिक शुभकामनाएं। वेल, दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड, बट दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक्स में से हैं जहां पे हम एक अच्छा मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले कुछ समय में एक ऑलरेडी प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है स्टॉक में, और अगर आप वीकली चार्ट्स पे पिछले अपमूव का रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो स्टॉक एक्जैक्टली उसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम रीडिंग्स भी ओवरसोल्ड है, स्टॉक सपोर्ट पे है, सो एक पुलबैक मूव एटलीस्ट यहाँ से आना चाहिए। तो 1320 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस में खरीदारी की सलाह है 1390 के टारगेट्स के लिए। और दूसरा पिक आईटी स्पेस में से विप्रो में रहेगा, जहां पे ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑल्दो निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बट ये स्टॉक ने एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिसेंटली लास्ट 3-4 हफ्ते से कंटिन्यू बना रहा है। सो यहाँ पे हम अप ट्रेंड को कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। 560 के स्टॉप लॉस से 590 के टारगेट के लिए विप्रो में खरीदारी की सलाह है। ओके, तो यहाँ पे दो ट्रेड्स रुचित के भी हो गए। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड आज का? जी वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। पिछले 3 दिनों से अच्छा पैटर्न बन रहा है। लोअर जो बेस बना था वहां से अच्छा इसने एक बाउंस दिया है और अपना 200 एमआ को अब ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 665 पे प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 640 का एक एसएल मेंटेन करे। 665 का पहला टारगेट और 680 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो नेशनल एल्यूमिनियम का। हमने देखा मेटल में जहां सब में काफी गिरावट देखने मिली थी, ऑफ लेट नैल्को में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। 225 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पे 235 और 240 के टारगेट के लिए। गाबा सर, आपकी ट्रेड इस समय की? मेरा ट्रेड इस समय वो है, मुझे पता नहीं किसने पिकअप किया था, सुबह आपने किया था या वीरू ने किया था, ध्यान नहीं है। वो है आईसीआईसीआई जीआई। ट्रेड करा 1947, टॉप होगा 1925 का। करीब 20-22 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से लक्ष्य इसका 2000 के आसपास होना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस।
जी, आई थिंक मैंने ही स्पॉट किया था इस स्टॉक को। मीनवाइल मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। फिर बैंक निफ्टी एक बार 51,900 के करीब आया, निफ्टी फिर 24,390 पर आया। लेकिन आज मोमेंटम है मेटल्स में, टाटा स्टील में अच्छा मूव। उसके अलावा आज मोमेंटम है थोड़ा सा एफएमसीजी में, टाटा कंज्यूमर, आई थिंक मैरिको के नंबर्स का थोड़ा रबाव पूरे सेक्टर पर है। ब्रिटानिया भी ग्रीन में है। उसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़े से अच्छे मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय। एक बार चार्ट चेक करते हैं टाटा कंज्यूमर का बस। रचना जी, कोई व्यू स्टॉक पर टाटा कंज्यूमर? जी, टाटा कंज्यूमर पे भी मेरी नज़र थी। यहाँ पे पोजिशनली एक कॉल लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। पिछले 4-5 दिन की प्राइस एक्शन एक टर्न तो दिखा रही है, और अगर ये ट्रेंड ना भी हो तो भी पुल बैक मूव में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है अभी। 1070 तक ये काउंटर जा सकता है। तो यहाँ पे एक पोजिशनली लॉन्ग बनाया जा सकता है। रीसेंट लो 970 के आसपास का एसएल लगा के करीब-करीब यहाँ से 70 टू 100 रुपीज़ का मूव अपसाइड पे मुझे नज़र आता है ओवर मल्टीपल डेज़। ओके, चलिए अब मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं, जो कैपिटल मार्केट्स में 27 साल का अनुभव रखते हैं। अब अपनी कंपनी बनाई है इन्होंने, कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट। उससे पहले ईडलवाइस के साथ 17 साल तक रहे थे, जहां पर वो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड और सीईओ थे। और वहाँ से कार्नेलियन बनाने के बाद अब करीब करीब $1 बिलियन के एसेट्स वो मैनेज कर रहे हैं। और पिछले 3 साल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी आउट परफॉर्मिंग वाला रहा है। तो उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में करना क्या है। विकास जी, सबसे पहले तो आपको दीपावली की शुभकामनाएं। कैसी फीलिंग लग रही है इस संवत में मार्केट को लेकर? सबसे पहले आपको, आपकी सारी टीम को और सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो। तो मार्केट जैसे कि अनुज अच्छा ही है मार्केट। आई थिंक हम लोग आज एक इतने अच्छे शानदार साल को बीता हमारे साथ में, और पिछले 3 साल भी बहुत अच्छे से गुजरे हैं। मार्केट्स ने सुपीरियर वेल्थ क्रिएशन किया है, तो एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड से हम लोग दिवाली मना रहे हैं। कोर्स पिछले 1 महीने में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, पर वो मुझे उसमें कोई करेक्शन में कोई घबराने की बात नहीं है। मार्केट में इस तरह के करेक्शन, इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद में आने बहुत जायज़ हैं। थोड़े से जो कई बुल मार्केट के अंदर यूफोरिया काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है, जो कुछ मिड और स्मॉल कैप में बन गई थी, वो आज हमने देखी है कुछ हद तक करेक्ट हो गई है। तो ये घबराने की बात नहीं है, तो मैं मानता हूँ हेल्दी करेक्शन है। और हम इस मार्केट के करंट एनवायरनमेंट को ऐसे ही देखते हैं कि जब भी एक कोई बड़ा साल जाता है, तो उसके बाद में स्वाभाविक है कि अगला आने वाला साल से एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए। पर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बड़े साल के बाद बढ़ जाती है कि, तो वो मुझे लगता है खाली सबको यही कहना है कि समझने की ज़रूरत है कि एक्सपेक्टेशन आने वाले 7 साल से कम रखनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ बदला नहीं है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी में कुछ बदला नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टोरी, मीडियम टर्म स्टोरी सब इंटैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, विकास जी, एक तो थीम पर बात करते हैं। एक आपकी जो आइडेंटिटी बनी पिछले 2-3 सालों में, वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर थी। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इसमें आपने बहुत शानदार रिटर्न्स जनरेट किए। क्या ये थीम अब थोड़ी सी ओवरबॉट या एक्सपेंसिव लग रही है? चलो, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमने जो भी काम किया पिछले 5 साल में, कोई एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग को लेके नहीं किया। हमने काफ़ी ट्रेंड सबसे अहेड ऑफ द कर्व पिकअप किए, चाहे वो 2019 में बैंकिंग हो, 2022 में पीएसयू बैंक्स हो, 2020 में मैन्युफैक्चरिंग हो, 2023 में फार्मा हो। तो हमारी फर्म की खास बात है कि हम ट्रेंड को थोड़ा अगला अहेड ऑफ द टाइम पिकअप करने में बिलीव करते हैं। बट ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग का हम सबसे दूसरों से 3 साल पहले थे, तो हमको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोमिनेंस मिला उसमें। पर मैं मानता हूँ मैन्युफैक्चरिंग जो एक अपॉर्च्युनिटी है, वो 15-20 साल की अपॉर्च्युनिटी है, वो कोई 2-4 साल की अपॉर्च्युनिटी नहीं है। क्योंकि हम जो ये ट्रेंड, इनको मैं डिकेडल ट्रेंड्स बोलता हूँ। तो आप देखेंगे, जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मिड 90s में आईटी के साथ हुआ था, वो शायद मैन्युफैक्चरिंग में हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि ये जो आज हमारी 500, साढ़े 500, $600 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है, ये आने वाले 20-25 सालों में 7-8 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इस तरह की हमारी ये टोटल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जब कभी बड़ी ग्रोथ आती है, तो उसमें मैसिव वेल्थ क्रिएशन अपॉर्च्युनिटी होती है, और उसी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्च्युनिटी के अंदर इंटरमिटेंट साइकिल्स भी होती है। और मैन्युफैक्चरिंग इतना वाइड सेक्टर है, कोई एक लिमिटेड नहीं है। आप इसमें ऑटो कंपोनेंट की बात कर सकते हैं, केमिकल्स की बात कर सकते हैं, टेक्सटाइल की बात कर सकते हैं, डिफेंस की बात कर सकते हैं। ये बहुत वाइड सेक्टर है।
तो मैं मानता हूँ कि जहां तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज का बात है, वो एक्सेलरेटेड अपॉर्चुनिटी है। जहां जहां ये दोनों क्रॉस हो रहे हो वहां पे आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज भी है, और कल भी थी और कल भी रहेगी। एक और थीम जिसमें आप थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व रहे हैं वो है डिजिटल टेक इवोल्यूशन। ये यहाँ पर अब मौके हैं अभी भी यहाँ पर मार्केट में, या अब ये स्पेस थोड़ी सी, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा था, आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे नहीं वैसे, लेकिन मैं एक बात कर रहा था फॉर एग्जांपल मनीष सुखानी जी से। वो कह रहे थे अब जैसे जोमेटो जैसा स्टॉक है उसने ऑलरेडी 10 साल की अर्निंग्स प्राइस इन कर ली हैं, तो कैसे ऐसे स्टॉक्स को फिर अब वैल्यू करें यहाँ पर? जहां पे आपको वहीं पर सबसे बड़ी रिस्क आती है कि जब आप कोई बहुत बड़ा आने वाले 5-7 साल की अर्निंग फैक्टर कर चुके हो, उसी को यूफोरिया बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक एक टाइम होता है जहाँ पे नोबडी वांट्स टू बिलीव एंड एक टाइम होता है तो हर एवरीबॉडी वांट्स टू बिलीव। तो जैसा डिफेंस के कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स में हुआ था पिछले साल, कि 4-5 साल की अर्निंग ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी थी। हमने देखा कि पहला जब करेक्शन हुआ, सबसे पहले डिफेंस के स्टॉक्स में करेक्शन हुआ। तो जब जब ये होता है, ये मार्केट स्विंग्स होता है, तो हमेशा उनको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे आपको अगले 4-5 साल की अर्निंग, 5 साल की अर्निंग फैक्टर कर चुके हो। क्योंकि उसमें कंपनी अच्छी हो सकती है पर शायद रिस्क रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में नॉट बी गुड, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड जो मनीष चौहान साहब ने बोले कि भाई आप उस इस कंपनी को कैसे वैल्यू करो, 2.5 लाख 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे कितना प्रॉफिट आएगा, 10 साल बाद भी आप कैलकुलेट करोगे तो कितना प्रॉफिट आएगा। पर हैविंग सेड दैट टेक ओरिएंटेड प्लेस में नॉन लीनियर ग्रोथ आने की संभावना ज्यादा होती है, उस वजह से उनको थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा मिलता है। बट ये आपको हर इंडिविजुअल बिजनेस मॉडल को इवैल्यूएट करना पड़ता है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको उस बिजनेस की मैट्रिसेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस को कैसे वैल्यू करना वो आए, तभी आप उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। विकास जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वो आपकी 2019 की जो कॉल थी बैंक्स की, उसी पर एक बार फिर से बातचीत करते हुए, अभी हमने बीते 3-4 महीने में डिपॉजिट ग्रोथ्स को लेकर, एनआईएम्स को लेकर, और स्पेशली जो रेड फ्लैग रेस किया था आरबीआई ने रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड लैंडिंग, इस पर काफ़ी बातचीत हुई। उसके बाद आपने इस अर्निंग सीजन को भी देखा। स्पेशली मतलब हम खुद पीएसयू बैंक्स के नंबर्स देख के अचंभित थे। आपको ये बीता हुआ अर्निंग सीजन बैंक्स में लग कैसा रहा है, और जो अब लेवल्स मिल रहे हैं बैंक्स पे वो कैसे लग रहे हैं आपको? हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्पेशली पिछले 6 महीने में अभी किसी को बैंक ओन नहीं करना है। पिछले साल सबको बैंक्स ओन करना था। आप देखेंगे तो नतीजे किसी के खराब नहीं आए। स्पेशली आप पीएसयू बैंक्स और सेलेक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के देखेंगे। आप आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए, कैनरा बैंक का देखिए, पीएनबी का देखिए। सो आई थिंक सबका रिजल्ट काफी शानदार रहा है। तो और ऑफ कोर्स डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर एक कंसर्न बनी है, पर मुझे लगता है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए वो नहीं होते तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू एनआईएम्स, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम, बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट रेज करना, अपना मार्जिन रखना जो रिस्क के लिए है, और उसको बाकी पास ऑन करना। तो वो 1-2 क्वार्टर के इस सब में एडजस्टमेंट हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता है कि वो परमानेंट हो जाएगा। और जहां तक क्रेडिट फाइनेंशियल्स की बात है, आप समझिए कि बिना उसकी ग्रोथ के इकोनॉमी की ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। तो आई थिंक इसलिए वो बहुत एसेंशियल है। तो हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इकोनॉमी पे बुलिश हो और बैंकिंग पे बुलिश नहीं हो। हाँ, आपको हो सकता है 1-2 क्वार्टर के आगे पीछे। तो मुझे लगता है यहाँ से अगले दिवाली तक फाइनेंशियल्स के सारे स्टॉक्स, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल सरप्राइज, मार्केट विल गिव अ गुड रिटर्न्स। अच्छा, जब बैंक से बात हुई है विकास जी, ये जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स हैं जिसमें तमाम ब्रोकिंग कंपनियां आती हैं, ऑल्दो वो डिलीवरी एक्सपायरीज का कम होना और आपके लॉट साइजेस को बढ़ना, वो इम्पैक्ट करेगा इनके रेवेन्यू को, नो डाउट। बट एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और ब्रोकिंग स्पेस, इस पर नॉन लेंडिंग जो फाइनेंशियल स्पेस है उस पर आपका टेक इस वक्त? नॉन क्रेडिट फाइनेंशियल्स आल्सो विल डू वेल, क्योंकि आप देखिए नॉन क्रेडिट फाइनेंशियल्स किस चीज का पार्ट है। एक तो जैसे जैसे आय बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो आपके पास सरप्लस इनकम बढ़ती है, जिसको आप चैनलाइज करते हो इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू चैनलाइज करते हो, कैपिटल मार्केट्स के थ्रू चैनलाइज करते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये सारे जो सेविंग्स को चैनलाइजेशन करने की ही सेगमेंट्स है। चूंकि एसेट प्राइसेस वगैरह इंडिया में अच्छे कर रहे हैं, स्पेशली क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट स्पेस में, तो ये बढ़ोतरी रहने वाली है। तो अगर आप इसमें थोड़ा लंबा नज़रिया रखते हैं, 5 साल 10 साल का, तो ये नंबर बढ़ना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है अपनी अपना जीडीपी ग्रोथ के साथ और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ के साथ। हाँ, ये हो सकता है कई बार
एक यूफोरिया मोमेंट के यूफोरिया को लेते हुए कोई एक सेगमेंट्स में ओवर वैल्यूएशन बन सकता है। उन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, जहाँ-जहाँ नॉन सस्टेनेबल वैल्यूएशन, जैसा एक बार अनुज ने भी बोला कि भई कुछ कंपनी ऐसी है जहाँ पे 5-5 7 साल के अर्निंग ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, तो उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बट स्ट्रक्चरली स्पीकिंग ये भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, जो आने वाले 10, 15, 20 सालों में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट करेगा। अच्छा विकास जी, ये जो अब कंपनियां कुछ बोल रही हैं, जैसे बजाज ऑटो ने बोल दिया या उसके बाद कुछ और कंपनियों ने बोला कि थोड़ा फेस्टिव सीजन उतना शायद अच्छा ना रहा हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी नंबर थोड़े ख़राब थे। कहीं एक सेंस बन रहा है कि ओवरऑल मार्केट पर शायद हम उतने रिस्क को प्राइस इन ना कर रहे हो? आज की डेट में सबसे बड़ा इकोनॉमिक को लिफ्ट करने वाली क्या चीज़ है, आप ये समझिए। हमारी जो इकोनॉमी को लिफ्ट करे सबसे बड़ी चीज़ है हमारा मैसिव अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द बोर्ड, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, राइट? दूसरा है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड केपेक्स साइकिल जो शुरुआत हुई है वो। ये दोनों है, ये सारा आज की डेट में हमारी इकोनॉमी को पुल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। उसके चलते इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन हो रहा है, उसके चलते इकोनॉमी में सारा सब है। तो जब तक वो लीड करने वाली जो आपकी इंजन है, वो स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता चिंता करनी चाहिए। ऑफ कोर्स कंजम्पशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स, बट कंजम्पशन कंट्रीब्यूट्स बिकॉज़ वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रहा है और जॉब क्रिएशन का इफेक्ट उसके अंदर बाद में आता है। और जहाँ तक आई थिंक गाइडेंस है मिक्स्ड फीलिंग की कंजम्पशन की, तो देखिए आप रियल एस्टेट सेल्स ऑल टाइम हाई है, तो कंजम्पशन अगर इनकम नहीं है तो लोग कैसे खरीद रहे हैं? आप देखिए काफ़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर रीज़नेबली गुड सेल्स हो रहा है। पर एट द सेम टाइम टाइल्स नहीं बिक रहे हैं, एट द सेम टाइम गारमेंट्स कंपनी बोले, तो आई थिंक कहीं न कहीं मुझे लगता है लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या कंज्यूमर में चेंज हो रहा है। हो सकता है कई बार इंडस्ट्री में जैसे टाइल सेगमेंट में काफ़ी अनऑर्गनाइज्ड प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, वो जो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज़ हो सकता है मार्केट शेयर खो रही हो। तो कहने का मतलब मुझे लगता है कंज्यूमर को थोड़ा अलग से समझने की ज़रूरत है, पर मैं नहीं मानता हूँ इकोनॉमी में ओवरऑल कोई मैसिव बहुत बड़ा स्लो डाउन स्ट्रक्चरली हो सकता है, क्योंकि अगेन ये सारा लिंक्ड है हमारी इनकम के साथ में। 1-2 क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, पर मैं नहीं मानता। हमारे पास कुछ कंजम्पशन स्टॉक है जहाँ पे हम क्वाइट पॉजिटिव है, बुलिश है और वो अच्छा भी कर रहे हैं। तो आपको वो ढूँढते रहना पड़ता है, बट ओवरऑल कंजम्पशन मुझे नहीं लगता खराब है। ओके, विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरी तिमाही में कैनरा बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। बैंक का मुनाफा 11% बढ़ा, जबकि ब्याज से कमाई करीब 5% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक चंद्रा जुड़े हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो मैं एक सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा कि कल एक खबर आई थी कि आपको रेकमेंड किया गया है अगले एमडी और सीईओ पद के लिए पंजाब नेशनल बैंक के। अगर आप उसको अगर कंफर्म कर सकें तो। ये एफएसआईबी ने जो प्रोसेस किया है उसमें सिलेक्शंस हुए हैं अभी, और डीएफएस अब इसके आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा, और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद इसके ऑर्डर्स इशू होते हैं। बट हाँ, ये सही है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस थे उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। जनवरी 2025 से चांसेस हैं कि आप वहाँ पर एमडी एंड सीईओ बनकर जाएंगे? अभी इंतजार करेंगे सर, सरकार का ऑर्डर जब आता है उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा, उसके बाद ये इफेक्टिव होगा सर। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपके लिए, और अगर ऐसा हो तो आपको उसके लिए बधाई, अग्रिम बधाई। अब कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं, जहां आपने लीड किया। काफ़ी शानदार एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली इस क्वार्टर में। ये कैसे हुआ? ग्रॉस एनपीए आपका 4.14 के बजाय 3.73 पर आया, नेट एनपीए 1.24 से गिर कर आया। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, अगर थोड़ा सा बता सकें तो। सर मैं आगे की चर्चा चालू करो इससे पहले मैं अपने सारे 84,000 एम्प्लॉयज, जिसमें मेरे सब स्टाफ से लेकर हमारे ऊपर के जनरल मैनेजर, सीजीएम, सारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 3 साल से उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, और हमारे जो कस्टमर्स हैं 11 करोड़, और हमारे जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे बैंक के ऊपर बिलीव किया है, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से दिवाली की हार्दिक शुभकामना सभी लोगों को। जैसे कि आपने बात किया सर, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में सब्सटेंशियल रिडक्शन इस क्वार्टर में हुआ है। सर पिछले कुछ क्वार्टर से अगर बैंक का परफॉर्मेंस अगर आप ट्रैक करें
तो आपने देखा होगा कि हमारे जो स्लिपेजेस हैं और हमारी जो रिकवरी होती है, तो एवरी क्वार्टर हमारी जो रिकवरी है वो स्लिपेजेस से ज्यादा हो रही है। और इस क्वार्टर में भी हमारा जो स्लिपेजेस रहा उसको काफी हमारी फील्ड टीम ने कंटेन किया और एब्सोल्यूट नंबर वो 2300 करोड़ का स्लिपेजेस रहा, जबकि हमारी जो रिकवरी हुई वो करीब 3500 करोड़ की रिकवरी इस क्वार्टर में हुई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिसके कारण हमारा ग्रॉस एनपीए 4.14 जून से घटकर 3.73 हो गया और नेट एनपीए में भी सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है, 1.24 से घटकर 0.99 हुआ है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आगे वाले क्वार्टर्स में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा और बैंक एसेट क्वालिटी में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा। अच्छा अशोक जी, इस वक्त जो लिक्विडिटी की परिस्थिति है या फिर आपके पास जो सोर्सेज ऑफ फंड है या डिपॉजिट्स की ग्रोथ, सबको देखते हुए आई मीन डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना चैलेंज रहा है इंडस्ट्री के लिए 6 महीने से एक, आप क्या कहते हैं कि अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स और कितना बढ़ सकते हैं? अल्टीमेटली सेकेंड हाफ के लिए आपका एनआईएम्स का आउटलुक क्या है और ये कहना क्या बहुत जल्दबाजी होगा कि एनआईएम्स बॉटम आउट हो चुके हैं अभी? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर आप हमारा देखें तो जून 24 में 5.7 था और इस क्वार्टर में भी हमने उसी लेवल पे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को मेंटेन किया 5.7 पे। और यील्ड ऑन एडवांसेज अगर आप देखें हमारा तो 8.66 था जून में और उसमें करीब 11 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है और हम 8.77% पे पहुंचे हैं। हमने ऐसा देखा है और जो हमने पिछले 2 साल में हमने ये अनुमान किया था कि रिसोर्सेज एंड लाइबिलिटी साइड में बहुत आगे चैलेंज होने वाली है और इसको ध्यान में रख के अगर आपको याद हो, अगर हमारे बैंक को आपने ट्रैक किया हो तो लास्ट ईयर 3 अप्रैल को ही हमने बहुत सारी कासा की यूनिक स्कीम्स अपने बैंक में लॉन्च की थी एंड वो सारी हमारी सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सारी थी वो, जैसे कि सैलरी प्रोडक्ट्स के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम लाया था, हमारे पेंशनर्स के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम लाया था, अदर दैन द सैलरीज के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम लाई थी। इस साल भी हमने कासा के ऊपर काफी काम किया और विमेन के लिए एक कैनरा एंजिल करके एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमने लाया। अभी 1 महीना पहले हमने स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए कैनरा एस्पायर करके एक नई प्रोडक्ट लाई है और इसका सारा का रिफ्लेक्शन ये हुआ कि हमारे एसबी में जो 2 कंपोनेंट होते हैं, एसबी इंडिविजुअल और एसबी इंस्टीट्यूशनल, तो एसबी इंडिविजुअल जो कि ये सारे रिफ्लेक्टिंग है, ये सारे जो हमने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसके कारण करीब 17,000 करोड़ का एब्सोल्यूट ग्रोथ हमारे एसबी इंडिविजुअल में हुआ है। और इसका परिणाम ये हुआ कि जहां पे सारे बैंक कासा में थोड़ा निगेटिव ट्रेंड रहा है और ग्रोथ उनकी बहुत म्यूटेड हुई है, आप अगर हमारे बैंक का ट्रेंड देखें तो इस क्वार्टर में जून के ऊपर हमने कासा रेशियो में इंप्रूवमेंट किया है और इस क्वार्टर का हमारा कासा का जो रेशियो है वो 31.22% है और सेविंग डिपॉजिट में भी 5.47% का वाईओवाई ग्रोथ है एंड क्यूओक्यू ऑल्सो 2.55% का ग्रोथ है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारा सेविंग डिपॉजिट पोर्टफोलियो में काफी ग्रोथ होगा। और दूसरा जो रिटेल टर्म डिपॉजिट जो अनदर लाइबिलिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसमें हमने देखा कि थोड़ा स्ट्रेस हमने महसूस किया क्योंकि हमारी एक 666 डिपॉजिट स्कीम थी, उसकी मैच्योरिटी आ रही थी और उस मैच्योरिटी के बाद जो रिन्यूअल होता है उस रिन्यूअल में हमने देखा कि बहुत कम रिन्यूअल हो रहे हैं, कुछ आउटफ्लो हो रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है और बैंक के भीतर काफी एक्टिविटी हमने कस्टमर कनेक्ट के ऊपर किया है और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो ऑलमोस्ट बॉटम लाइन पे पहुंच चुका है और इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद हम नहीं देखते हैं। यील्ड ऑन एडवांसेस भी ऐसे ही मेंटेन होगा और जिसका नतीजा है कि हमारा ऐसा मानना है कि शायद 2.9 से 3% के बीच में हमारा नीम ऑक्सीलेट करेगा। ओके अच्छा, आप अशोक जी एक सेंस कर ही चुके होंगे, मैं सारे प्रेशर पॉइंट से बात करने का यहाँ पे इच्छुक था जो अगले 6 महीने में होंगे। ये रेड फ्लैग आरबीआई ने जो रेज किया था वो था रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड लेंडिंग। आपकी टोटल जो बुक है उसका अनसिक्योर्ड लेंडिंग कितना बड़ा पार्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? आपको अब तक क्या सेंस मिल रहा है और क्या अगले 6 महीने में यही एक कंसर्न का विषय है आपके लिए भी क्या? सर अगर मैं कैनरा बैंक की बात करूं तो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में हमारे बैंक के लिए ये कोई भी कंसर्न नहीं है। हमारे टोटल एडवांसेस का जो टोटल पोर्टफोलियो है वो करीब 10 लाख करोड़ से ऊपर है सर, लेकिन उसमें आप अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन हम देखें तो करीब 18,000 करोड़ है, उसमें करीब 13,000 करोड़
हमने जो बजट लोन और पर्सनल लोन दिए हैं, और हमारे बैंक के भीतर ऐसी एक नीति है कि हम पर्सनल लोन उन्हीं को देते हैं जिनकी सैलरी हमारे बैंक में आती है। तो अनसिक्योर्ड कहने के लिए, बट उनकी सैलरी हमारे पास आती है और उनकी रिकवरी एवरी मंथ होती है। तो इसमें हम कहीं भी कोई स्ट्रेस 13,000 करोड़ में नहीं देखते हैं। दूसरा एक अनसिक्योर्ड पोर्शन है एजुकेशन लोन का, जहां पे हमारा पोर्टफोलियो है करीब 5,000 करोड़ का, और इस पूरे 18,000 करोड़ में अनसिक्योर्ड लोन में कैनरा बैंक के ऊपर कोई स्ट्रेस मैं महसूस नहीं करता हूं सर। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और दोबारा आपसे बात करेंगे अगले क्वार्टर पे। अभी के लिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रचना जी, एक बार चार्ट देखिए कैनरा बैंक का, कोई व्यू स्टॉक पर? जी, कैनरा बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट के बाद नीचे से ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है स्टॉक। फिलहाल इसको एक रिलीफ रैली के तौर पे ही देखा जा सकता है, और ये काउंटर जब तक 110 के नीचे रहेगा तब तक ये ऐसी ही रीडिंग रहेगी। 110 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ से एक लंबी रैली का रुझान बनेगा। ओके, चलिए फिर अब इस शो को यहीं समेटेंगे, और रचना जी शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कंचन स्टूडियो में आज की ऑलरेडी वीरू भी रहेंगे, और ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।